नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दोपहर के 1 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं वाराणसी में नारी शक्ति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दूसरी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी प्रचार से जुड़ी। सीएम योगी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं, कर चुके हैं और 3 और जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। श्रावस्ती और डुमरियागंज में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। तीसरी खबर चुनावी घमासान के बीच रावण की एंट्री से जुड़ी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम योगी को लेकर क्या विवादित बयान दिया, आगे पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर यूपी में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी संगम नगरी प्रयागराज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां पर पीएम मोदी फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीट पर एक संयुक्त रैली करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर छठे चरण में चुनाव होने हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे। पीएम मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शाम 5:45 पर नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी अलग अलग क्षेत्रों की करीब 10 महिलाओं से संवाद करेंगे। इसमें वो महिलाएं शामिल होंगी जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं। पीएम मोदी नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 25,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि 25,000 पार करेंगे हम मातृ शक्ति, इतनी बड़ी संख्या में आए। स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, स्वागत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो जिस तरीके का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का है, जिस तरीके से हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा, मैं उनका स्वागत तो मैं दिल से करती हूँ ना। मातृ शक्ति, देश की मातृ शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से चाहती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। निमंत्रण भी दिया जा रहा था। जी, हम लोग सभी लोग घर घर जाके सभी सम्भ्रांत बहनों के को निमंत्रण दे रहे हैं और आम बहनों से भी मिल रही है, आमंत्रण पत्र दे रही, सब बहुत खुश है। वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारी की जा रही है। गंगा किनारे खास रंगोली तैयार की गई है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए मां गंगा से प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री के स्वागत को तैयार है काशी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह गंगा किनारे लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन में स्वागत मैसेजेस लिखे हैं। उन्होंने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है। वही बात जो प्रधानमंत्री ने वाराणसी से चुनाव लड़ने से पहले कही थी 2014 में। और आरती की गई। नमामि गंगे से जुड़े हुए तमाम वॉलंटियर्स जो थे, जो गंगा की साफ सफाई के अभियान में जुटे रहते हैं, वो सभी इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी तस्वीरों के साथ उन्होंने यहाँ पर रंगोली बनाकर उनके लिए मैसेजेस लिखे, आरती की और प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों को कुछ इस प्रकार दर्शाया। प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन है। अपने काशी के संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और इसके साथ साथ मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित होना है। इस परिप्रेक्ष्य में नमामि गंगे की ओर से गंगा तट पर मां गंगा की आरती उतारी गई है। कामना यह थी कि मां गंगा का पुनः आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हो। जैसा कि वो पुनः बार बार बोलते हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा ने मुझे गोद दिया है। तो मातृ शक्तियों ने आज मां गंगा से यह प्रार्थना किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री तो पद मिले और इसके साथ साथ वो विजयी हों और बहुमत की सरकार बने, यही कामना है। और प्रतापगढ़ के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता चुनावी सभा के दौरान भावुक हो उठे। संगम लाल गुप्ता ने अपनी जाति का जिक्र करते हुए कहा कि क्या राजाओं के गढ़ में सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो हमारा विरोध कर रहे हैं
क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं। इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। तो मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया है 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमें देने का काम करेंगे मित्रों। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी भगवा कपड़े पहनकर आया था। नाना पटोले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के भाषण पर पलटवार कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह विवादित बयान दिया है। भारत मां के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। आखिरी चाइना ने कब्जा किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तुम तो जो अपना देश है वो देश की बात, वो तो उसको कब्जा दूसरा देश कर रहा है, और तुम योगी की बात कर रहे हो। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नाना पटोले पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, चुनावी गर्मी में अपना सुपड़ा साफ होते देख लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब 4 जून को परिणाम आएगा तो क्या होगा? देखिए, मैं तो मानता हूं कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जब ये हाल है कुछ लोगों का, जब अपना सुपड़ा साफ करने का एहसास पर ये हाल है, तो जब 4 तारीख के बाद सुपड़ा साफ हो जाएगा तो इनके अपर स्टोरी की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते। मैं तो बिना मांगी यही सलाह दूंगा कि जो विपक्ष के लोग हैं, अपने नेताओं के जो बहके हुए बिगड़े हुए बोल हैं, 4 के बाद क्या हशर होगा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। एसपी का कहना है कि विपक्ष के किसी एक नेता के बयान को पूरे गठबंधन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जनता पार्टी की पूरी टीम रोज सुबह से शाम हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, बंटवारे की राजनीति करती और चाहती है कि भाजपा की बनाई इसी पिच पे विपक्ष भी आके बयानबाजी करे। विपक्ष के किसी एक नेता के बयान को पूरे विपक्ष का बयान नहीं माना जा सकता। समाजवादी पार्टी उस बयान के साथ नहीं है। अफजाल अंसारी की अपील पर अब से थोड़ी देर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे मामले की सुनवाई होगी। गैंगस्टर के मामले में स्पेशल कोर्ट से मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला आ सकता है। कोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी को अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे और ऐसी हालत में अफजाल अंसारी ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत अंसारी को गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी बनाया है, वो ही गाजीपुर से लड़ेंगी। तो हाईकोर्ट में एक तरफ अफजाल की याचिका पर अहम सुनवाई है। अगर कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो प्लान बी पर भी ऑलरेडी काम कर रहा है अफजाल। अपनी बेटी नुसरत को गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। और अब आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
इस फैसले के खिलाफ अफजाल हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अगर अफजाल को राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे, नोएडा के सेक्टर 167 में नाबालिग कार ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ था। इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई थी। मृत छात्र के साथ ही छात्रों ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे इस मामले को शांत करवाया। पुलिस ने नाबालिग कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 135 थाना क्षेत्र के छपरौली गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया। इस घटना में शामिल सभी छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हिमांशु, छात्रों की नाराजगी को शांत कराने की कोशिशें पुलिस ने की। घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आस्था, आपको बता दें ये प्रकरण जो है ये सोमवार का है और एक घटना हुई थी जिसमें एक नाबालिग छात्र कार चला रहा था और उस दौरान गाड़ी टच होने को लेकर नाबालिग छात्रों में ही विवाद भी हुआ था और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक नाबालिग छात्र जो बाइक चला रहा था उसकी मृत्यु हुई है। जो पीछे बैठा था उसको हल्की चोटें आई थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करते हुए कार को भी जब्त कर लिया गया है, बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। जो बाइक चालक था नाबालिग और जो कार चालक था नाबालिग, उनके पिता को हिरासत में लिया गया था और तत्काल मुकदमा भी लिखा गया था धारा 304, धारा 279 में। और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही। पुलिस का कहना है कि पूरी तरीके से सभी जो दोनों पक्ष हैं उनको संतुष्ट किया गया है। एक पक्ष जो नाराजगी में विरोध में उतरा हुआ था सड़कों पर, उनको भी शांत कराया गया है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया। आप बने रहिए हिमांशु हमारे साथ। खबर अयोध्या से। सरयू में नहाने गए 4 युवक डूब गए। 3 लड़कों को बचाया गया है और एक लड़का अभी लापता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता युवक कौशलपुरी का रहने वाला है। नया घाट चौकी के सरयू घाट की यह पूरी घटना है। उधर ग्रेटर नोएडा से खबर। सोसाइटी के मेन गेट पर मारपीट हुई। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में यह मारपीट हुई है। एओए के अध्यक्ष और अन्य सदस्य इस मारपीट में शामिल हैं। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एओए के अध्यक्ष का बीजेपी नेता का यह आरोप है कि जानलेवा हमला किया गया। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। फ्यूजन होम सोसाइटी का यह पूरा मामला है। हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, क्या कार्रवाई इस मामले में अभी तक हुई? देखिए, आपको बता दें कि ये फ्यूजन होम सोसाइटी का पूरा प्रकरण है जहाँ गेट पर जो है देर रात मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई और जमकर मारपीट हुई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि एओ के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के साथ ये मारपीट हुई है। एओ के अध्यक्ष जो है वो बीजेपी नेता भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस तरीके का सीसीटीवी सामने आने के बाद बेशक थाना पुलिस ने सीसीटीवी की पड़ताल शुरू कर दी है और जो सीसीटीवी में लोग दिखाई दे रहे हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से तमाम तरीके के घटना देखने को मिल रहे हैं और लगातार मारपीट और इस तरीके की घटनाएं आ रही है, इस पर अब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी और कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।